आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। लगभग 700 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं थककर चूर हो चुका था और मेरी आंखें और मेरी कमर जवाब देने लगी थी। लिहाजन मैंने बीच में रुकने का फैसला किया। फिर जब मैं हाईवे से सटे एक ढाबे पर पहुंचा तो मैंने वहां पर कुछ घंटों आराम करने का फैसला किया। मैं और मेरा दोस्त जीत ढाबे पर उतरे। वहां पर पहले से ही कई गाड़ियां खड़ी थीं, उनमें से ज्यादातर ट्रक थे। खैर हम दोनों ने ढाबे पर रात का खाना खाया, फिर गाड़ी में जाकर लेट गए क्योंकि अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। तो सफर के थकावट के चलते मैं जल्दी ही नींद में पड़ गया। मगर कुछ ही देर बाद जीत ने मुझे जगाते हुए बोला, अरे यार वो देख, वहां वो कौन है जो गाड़ियों के आसपास मंडरा रहा है। मेरी आंखें अभी भी नींद के आगोश में डूबी हुई थी, जिसके चलते मैं कुछ ठीक से ना तो देख पा रहा था और ना ही मेरी देखने की इच्छा हो रही थी। जब जीत को लगा कि मैं उठने से रहा तो वो अकेले ही गाड़ी से उतर गया, मगर नींद में होने के कारण मैंने उसे रोका नहीं। उसके जाने के बाद अचानक ही मेरी गाड़ी हिलने लगी। गाड़ी के हिलने से ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी को पीछे से धक्का मार रहा हो, जिस वजह से मैं गाड़ी से उतरा ये देखने के लिए कि आखिर किसकी मौत आई है जो बेवजह गाड़ी को धक्का दे रहा है। फिर जब मैं गाड़ी से उतरकर गाड़ी के पीछे पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था, मगर गाड़ी अभी भी वैसे ही हिले जा रही थी। गाड़ी को अपने आप हिलता देख मेरी नींद एकदम से उड़ गई। मैं अभी हैरानी भरी नजरों से अपनी गाड़ी को हिलता हुआ देख ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। उस वक्त मैं इतना दहशत में था कि मैं पीछे देखने के बजाय वहां से सीधे ढाबे की तरफ भागा। मगर जब मैं ढाबे पर पहुंचा तो ढाबा बंद हो चुका था और अब वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। किसी को ढाबे पर ना पाकर अब मैं और भी ज्यादा घबराने लगा। तभी पीछे से जीत ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलें। जीत की आवाज सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं धीरे से पीछे पलटा और जब सामने देखा तो पाया कि अजीब सा लंबा चौड़ा आदमी मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा था और जीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बड़ा ही भयानक था, जिसे देखते ही मेरे पैर वहीं जम से गए थे। अब मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। देखते ही देखते वो मेरे एकदम से करीब आ गया और मुझे सर से पैर तक घूरते हुए सूंघने लगा। मुझे सूंघते सूंघते उसने एकदम से मेरी गर्दन से पकड़कर घसीटते हुए ढाबे की तंदूर वाली भट्टी की तरफ ले जाने लगा, जो कि दहक रही थी। शायद वो मुझे उस दहकती हुई तंदूर की भट्टी में डालने वाला था। वो मुझे भट्टी में डालने ही वाला था कि तभी एकदम से वहां खड़ी सभी गाड़ियों के इंजन स्टार्ट हो गए और उनके हेडलाइट की रोशनी से वहां पर चारों तरफ दिन जैसा उजाला हो गया। वहां पर उजाला होते ही वो आदमी एकदम से हवा में गायब हो गया और मैं वहीं गिर पड़ा। उसके गायब होते ही उन गाड़ियों से उतरकर कुछ लोग तुरंत आ गए और मुझे सहारा दिया। उस रात मैं उन लोगों के साथ ही रहा, मगर जीत फिर कभी नहीं लौटा। काफी छानबीन के बाद भी जीत का कोई अता पता नहीं चला। उस हादसे के बाद मुझे पता चला कि बहुत पहले उस ढाबे पर वो आदमी खाना खाने आया था। उसने खाना तो खा लिया, मगर जब पैसे देने की बारी आई तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसने हाथ जोड़ते हुए ढाबे वाले से कहा, बाबूजी अभी तो पूरे पैसे नहीं हैं, मगर मैं महीने भर के बाद वापस लौटा दूंगा। मगर उस ढाबे का मालिक थोड़ा सनकी दिमाग का था। उसने पहले तो उस आदमी को खूब बुरा भला कहा और उसे पकड़कर दहकती हुई तंदूर की भट्टी में उसका सिर दे दिया, जिस वजह से वो आदमी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। उसकी दर्दनाक मौत के एक दिन बाद
उसकी अगली रात ही उसके मालिक की अधजली लाश उसी तंदूर की भट्टी में मिली। तब से उस आदमी की आत्मा उस ढाबे के आसपास भटकती रहती है, इसलिए वो सभी को ही अपना दुश्मन मानता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।